अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉ विद कशफ और मैं हूं कशफ निसार। हमने सीआरपीसी की सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमने 16 डेज़ में पूरी सीआरपीसी पढ़नी है। कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था, डे 1 था, आज डे 2 है और आज हम इसका प्रिलिमिनरी पढ़ रहे हैं जो कि इसका चैप्टर 1 है। इसमें हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5 तक पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ना है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड, और सेक्शन 2 है जो रिपील्ड हो चुका है। सेक्शन 3 है, हमने उसमें देखना है रेफरेंसेस टू द कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, अदर रिपीटेड इनेक्टमेंट। उसके बाद हम 4 में हम डेफिनेशंस देखेंगे। 5 में हम ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर पीनल कोड और ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज देखेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आप बुक खोलें, उस पर लिखा होगा सेक्शन 1। जब आप सेक्शन 1 पढ़ेंगे इसमें इसके वर्ड्स देख लें। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एंड इट शैल कम इनटू फोर्स इन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। देख लें इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। और क्या है इसका, हम पास कब हुआ था, ये पास हुआ था 22 मई 1898 को और इन्फोर्स हुआ था फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। अब जब हम इसको देखेंगे, एक्सटेंड देखेंगे, एक्सटेंड में क्या लिखा हुआ है, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होता है। उसके बाद कमेंसमेंट में क्या लिखा हुआ है, कमेंसमेंट में लिखा हुआ है इट शैल कम इनटू द फोर्स ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। ये फर्स्ट जुलाई 1898 को फोर्स में आया। ये हमने पढ़ लिया, हमने सेक्शन 1 ये कंप्लीट कर लिया। सेक्शन जब हमने पहला पार्ट प्रिलिमिनरी चैप्टर 1, सबसे पहले हमने सेक्शन 1 पढ़ा। सेक्शन 1 में हमने देखा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और एक्सटेंड। ठीक हो गया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल में हमने क्या देखा, हमने देखा इसका नाम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 है। एक्सटेंड ये पूरे पाकिस्तान में होता है। कमेंसमेंट ये 1 जुलाई 1898 को फोर्स में आया दोबारा। ये पास कब हुआ, 22 मई 1898 को, और इन्फोर्स हुआ फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1898। ठीक हो गया। और ये एक्सटेंड का होता है होल ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद हम क्या करने लगे हैं, सेक्शन 2 देखने जा रहे हैं। सेक्शन 2 पे हम लिखा हुआ है रिपील टू इन्फोर्समेंट नोटिफिकेशन ETC अंडर द रिपील्ड एक्ट पेंडिंग केसेस। ठीक हो गया, ये रिपील्ड हो चुका है सेक्शन 2। और अब हम सेक्शन 3 की तरफ जा रहे हैं। सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है इन एवरी इन्फोर्समेंट। आप अपनी बुक देख लें, बुक में लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 3 ही रेफरेंस टू द कोड के साथ तमाम जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं आप इस पे पढ़ लें। इसके बाद हम जो देखते हैं इस पे ये है, in every enactment passes before or after the commencement of this code in which references is made to or any chapter or section of the code of the criminal procedure act of XXV of 1861 or any code of criminal procedure subsequently passed, such references shall so far as may be practicable be taken to be made to this code or its corresponding chapter or section। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सेक्शन 3 का मतलब ये है कि अगर किसी भी कानून में जो CRPC के आने से पहले या बाद में हुआ हो, अगर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1861 या उसकी किसी चैप्टर या सेक्शन या रेफरेंस दिया गया है तो वो रेफरेंस अब के CRPC पर अप्लाई होगा। ठीक हो गया, वो कहाँ अप्लाई होगा, CRPC पे अप्लाई होगा, या उसके कॉरस्पॉन्डिंग चैप्टर कहाँ पे, या चैप्टर या सेक्शन पर अप्लाई समझा जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने सेक्शन 3 भी देख लिया। अब हमारे पास किस चीज़ की बारी आई है, हमारे पास सेक्शन 4 की बारी आई है। अब सेक्शन 4 खोलें। सेक्शन 4 पे क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 4 पे हम देख रहे हैं डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। आप खोलें सेक्शन 4, सेक्शन 4 की डेफिनेशंस चेक करें। सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन है, ये मैं भी सेक्शन 4 खोल रही हूँ। इसमें सबसे पहले यहाँ ये खोल लिया, सबसे पहले एडवोकेट लिखा हुआ है। अब एडवोकेट की डेफिनेशन देखें। एडवोकेट की डेफिनेशन है, एडवोकेट मीन्स अ पर्सन अथोराइज्ड बाय लॉ टू प्रैक्टिस लॉ एंड प्लीड केसेस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एडवोकेट वो शख्स होता है जो लॉ के मुताबिक अथोराइज्ड हो और इसके अलावा और कोर्ट में क्लाइंट्स के
केस प्लीड या आर्ग्यू कर सकता हो। ये कौन होता है? ये एडवोकेट होता है। आपको एडवोकेट की डेफिनेशन पता चल गई, हमारी बुक में लिखी हुई है सीआरपीसी में। उसके बाद जब हम देख रहे हैं अगली डेफिनेशन हमारे पास आती है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। ये भी हमारी दूसरी डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 4 में सीआरपीसी में। इसकी क्या डेफिनेशन है? बेलेबल ऑफेंस एंड ऑफेंस शोन एज बेलेबल इन सेकंड स्केड्यूल। ये कहाँ पे मौजूद है? सीआरपीसी में सेकंड स्केड्यूल में मौजूद है। और मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब हम जब नॉन बेलेबल देख रहे हैं, नॉन बेलेबल में लिखा है एनी अदर ऑफेंस दैट इज़ नॉट बेलेबल। ये कौन से हो गए? नॉन बेलेबल। आज हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंस वो हैं जिसमें मुल्जिम को बेल मिल सकती है, यानी उसकी गारंटी दे के वो टेम्परेरी रिलीज हो सकते हैं। ये सीआरपीसी के सेकंड स्केड्यूल में लिस्टेड होती है। ये किसी और लॉ के थ्रू बेलेबल डिक्लेयर की जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने नॉन बेलेबल पढ़ा था। अब उसका मतलब क्या है? वो क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जिसमें बेल मिलना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है। उसके बाद और जज के डिस्क्रिप्शन होता है कि वो बेल दे या ना दे। उसके बाद हम जब देख रहे हैं, हमने एडवोकेट पढ़ लिया, हमने बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ लिया, और आगे हम जो देखने जा रहे हैं वो क्या है? वो है चार्ज। बुक पे लिखा हुआ, बुक पे देखें। चार्ज की डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। चार्ज की डेफिनेशन है द वर्ड चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है चार्ज से मुराद वो इल्ज़ाम है जो किसी शख्स पर लगा होता है, और अगर चार्जेस ज़्यादा हैं तो हर चार्ज का अपना अलग हेड होता है। ठीक हो गया। क्या है चार्ज? चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ द चार्ज। क्या है? चार्ज से मुराद इल्ज़ाम है जो किसी शख्स पर लगा होता है। और क्या बात है? और अगर चार्ज ज़्यादा है तो हर चार्ज का अपना अलग हेड होता है। उसके बाद अब हम चौथी चीज़ देखने जा रहे हैं। चार्ज जब हमने पढ़ लिया, चार्ज के बाद हमारी बुक में लिखा है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और कॉग्नाइजेबल केसेस। जब हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंस देख रहे हैं, डेफिनेशन बुक पे देखें, लिखा हुआ है एन ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द लॉ सेकंड स्केड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट अ वारंट। उसके बाद हमने देख रहे हैं कॉग्नाइजेबल केस। इसमें लिखा है अ केस रिलेटेड टू अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के मुल्जिम को अरेस्ट कर सकता है, और ये सीआरपीसी के सेकंड स्केड्यूल में लिस्टेड ऑफेंस होते हैं। उसके बाद कॉग्नाइजेबल केस क्या होता है? कॉग्नाइजेबल केस वो है जो किसी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस से रिलेट हो। अगली डेफिनेशन हम देखें, आपकी बुक में लिखा है कंप्लेंट। कंप्लेंट की डेफिनेशन क्या लिखी है? अ कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन। अ कंप्लेंट मीन्स एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग। ठीक हो गया। कहाँ? टू अ मैजिस्ट्रेट विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कंप्लेंट वो एलिगेशन है। ठीक है। क्या है? एलिगेशन है जो किसी शख्स पर लगाई जाती है। क्या है? कंप्लेंट एलिगेशन है जो किसी शख्स पर लगाई जाती है, और ये मजिस्ट्रेट को ओरल या रिटन फॉर्म में दे दी जाती है। कहाँ दी जाती है? मजिस्ट्रेट को। फॉर्म इसकी क्या? ओरल भी हो सकती है और रिटन भी होती है, ताकि वो सीआरपीसी के मुताबिक एक्शन ले सके। उसने एक्शन किसके मुताबिक लेना? फिर सीआरपीसी के। कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। ठीक हो गया। कंप्लेंट वो एलिगेशन है जो किसी शख्स पर लगाई जाती है, और ये मजिस्ट्रेट को ओरल या रिटन फॉर्म में दे दी जाती है, ताकि सीआरपीसी के एक्शन ले सके, के मुताबिक एक्शन ले सके, और कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होती। जब आप बुक में देख रहे हैं कंप्लेंट के बाद अगली डेफिनेशन इस पे आ रही है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है? हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल एंड सिविल जुरिसडिक्शन इन अ प्रोविंस। ठीक है। अब हम इसका मतलब देखने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट वो कोर्ट है जो प्रोविंस में सबसे बड़ी कोर्ट होती है, जो क्रिमिनल और सिविल जुरिसडिक्शन रखती है। अब कोर्ट के बाहर हाई कोर्ट के बारे बात हमने कर ली। इसके बाद अगली बारी है इंक्वायरी की। बुक में देखें, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोर्ट बाय अ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट।
क्या मतलब हुआ इंक्वायरी का? इंक्वायरी वो है जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट सीआरपीसी के मुताबिक कंडक्ट करती है और ये ट्रायल के अलावा हर इंक्वायरी को कवर करती है। ठीक हो गया? मतलब क्या है इंक्वायरी? क्या है इंक्वायरी? वो है जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट सीआरपीसी के मुताबिक कंडक्ट करती है। ठीक है, और अगली बात क्या हमने देख ली? अगली बात हमने ये देखी, और ये ट्रायल के अलावा हर इंक्वायरी को कवर करता है। उसके बाद इंक्वायरी के बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन आ रही है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? डेफिनेशन पढ़ें। डेफिनेशन है यहाँ पे, आप पढ़ें, बुक पे लिखी हुई है। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द proceedings under this code for collection of evidence conducted by a police officer or by any person क्या? अदर देन अ मैजिस्ट्रेट। ठीक हो गया? हु इज़ ऑथोराइज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट इन हिज बिहाफ। इन्वेस्टिगेशन अब हम देखने के जा रहे हैं वो क्या? इन्वेस्टिगेशन वो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं जो पुलिस ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट से अथोराइज कोई शख्स एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सीआरपीसी के अंडर कंडक्ट करता है। अब अगली चीज़ क्या है हमारे पास? अगली चीज़ हमारे पास आ रही है मैजिस्ट्रेट। ये आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है। मैजिस्ट्रेट क्या है? पढ़े मैजिस्ट्रेट के बारे में। यहाँ पे लिखा है मैजिस्ट्रेट इंक्लूड्स एवरी पर्सन एक्सरसाइजिंग ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट से मुराद वो शख्स है जो सीआरपीसी के मुताबिक मैजिस्ट्रेट की पावर को इस्तेमाल कर रहा हो। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ रही है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। ये क्या होता है? डेफिनेशन पढ़े। लिखा हुआ है नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस वो होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता। अगली डेफिनेशन मेरे पास आ रही है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। जब आप डेफिनेशन देखेंगे इस पे लिखा हुआ है द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज इज एब्सेंट द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हु इज द नेक्स्ट रैंक टू सच ऑफिसर। इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन वो ऑफिसर है जो पुलिस स्टेशन के जिम्मे रखा है, और अगर वो एब्सेंट हो तो उसका नेक्स्ट रैंक वाला पुलिस ऑफिसर उसके बदले में जिम्मेदारी संभालेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं अगली चीज़ ये, और ये इसमें हमारे पास अगली डेफिनेशन आ रही है प्लेस की। प्लेस क्या है? द वर्ड प्लेस इंक्लूड्स ऑल्सो अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड वेसल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि प्लेस का मतलब सिर्फ जगह नहीं बल्कि ये हाउस, बिल्डिंग, टेंट और वेसल जैसे कोई बोट को भी शामिल करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास आ रहा है प्लीडर। प्लीडर क्या होता है? जब आप बुक पढ़े, बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है प्लीडर। प्लीडर वन used with reference to any proceeding in any court means a person authorized by law to practicing in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such proceeding। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्लीडर वो शख्स होता है जो लॉ के मुताबिक किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के अथोराइज होता है। ठीक हो गया? उसके बाद अगली बात क्या है? और अगर कोर्ट इजाज़त दे तो कोई और शख्स भी एज अ प्लीडर अपॉइंट हो सकता है। अब हमने इसमें पढ़ लिया। अगली चीज़ हम इसमें आ रही है पढ़ेंगे जो आ रही है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर जनरली और स्पेशली by the provincial government to be police station and includes any local area specified by the provincial government in this behalf। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है पुलिस स्टेशन वो जगह है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए पुलिस स्टेशन डिक्लेयर की गई हो। कहाँ से डिक्लेयर की गई हो? पुलिस स्टेशन कौन सी जगह है? वो जगह है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए पुलिस स्टेशन डिक्लेयर की गई है। ठीक हो गया? उसके बाद अगली चीज़ क्या आ रही है? और उसमें वो एरिया भी शामिल होता है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है। आगे हम देख रहे हैं अगली डेफिनेशन हमारे पास आ रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ें इसके मतलब इस पे हमने लिखा हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 492 एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर डिस्क्रिशन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ये क्या है? ये है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो शख्स है जो सेक्शन 492 के अंडर अपॉइंट किया गया हो। ठीक है?
किस तरह अपॉइंट किया अंडर सेक्शन 492, और इसमें वो शख्स भी शामिल है जो उसके डायरेक्शंस पर काम कर रहा हो। अगली बात हम देख रहे हैं सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या है, डेफिनेशन पढ़ें, बुक पे लिखी हुई है। सब डिवीजन means a portion of a description declared as a subdivision under the code or any other law for the time being in force। इसका मतलब सब डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट का वो हिस्सा होता है जो कि सीआरपीसी या किसी और लॉ के तहत सब डिवीजन डिक्लेयर किया गया हो। अगली चीज़ हमारे पास आ रही है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, बुक पे पढ़िए, डेफिनेशन जो लिखी है बुक पे लिखा हुआ है, वर्ड्स रेफरिंग टू द एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। इसका मतलब एक्ट वो एक्ट्स के इस क्या था, वर्ड्स रेफरिंग टू द एक्ट इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। इसमें क्या है, एक्ट्स के हवाले से जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो इलीगल ओमिशन के भी शामिल करते हैं, यानी कि काम जो इंटेंशनली ना लिया गया हो और वो इलीगल है। उसके बाद हमने ये हमारा इतना ही था। अगला अब हमारे पास जो आ रहा है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 खोले, हमारा 4 ख़त्म हो चुका है। तो 5 में क्या लिखा हुआ है, बुक खोले, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द पीनल कोड एंड अदर लॉज। ठीक है, इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, जब आप पढ़ेंगे बुक की डेफिनेशन है, बुक पे लिखा हुआ है ऑल द ऑफेंसेस अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायरी इनटू, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained। ठीक हो गया। और दूसरी बात जो लिखी हुई है इस पे लिखी है all the offences under any other law shall be investigated, inquiry into the tried and otherwise dealt with according to the same provisions but subject to any enactment for the time being enforced regulating the manner or place of investigating, inquiry into, trying or otherwise dealing with such offenses। ठीक है, अब हम इसको देखने जा रहे हैं ये क्या है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि सेक्शन 5 ये बताता है कि पाकिस्तान पिनल कोड, जो उसको हम क्या कहते हैं पीपीसी, इसके तहत जितने भी जुर्म हैं उनका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और डीलिंग सीआरपीसी के रूल्स के मुताबिक किया जाएगा। ठीक हो गया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, सेक्शन 5 हमें बता रहा है कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जितने भी जुर्म हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और डीलिंग कौन किसके तहत होगा, सीआरपीसी के रूल्स के मुताबिक किया जाएगा। उसके बाद सब सेक्शन 1 जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या लिखा था, इसमें कहा गया है कि अगर जुर्म पाकिस्तान पिनल कोड के तहत हो तो वो तमाम प्रोसेस जैसा कि इन्वेस्टिगेशन देते हैं, तफ्तीश, उसके बाद इंक्वायरी तहकीक को कहते हैं, जो तहकीकात की जाती हैं वो, और ट्रायल को क्या कहते हैं, मुकदमा। ठीक हो गया, ये जो चीज़ें हैं सीआरपीसी के रूल्स के मुताबिक होंगी। उसके बाद अगला इसका जो सब सेक्शन 2 था उसमें हमने क्या देखा, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें कहा गया है कि अगर कोई जुर्म किसी भी कानून के तहत हो तो क्या होगा, तो भी वो प्रोसेस सीआरपीसी के रूल्स के मुताबिक होगा, लेकिन अगर उस लॉ में कोई ख़ास प्रोसीजर या जगह मेंशन की गई है तो वो उस पर अप्लाई होगी। ठीक हो गया, ये हमने क्या पढ़ा, ये आज हमने पार्ट 1 पढ़ा जो कि प्रीलिमिनरी था, चैप्टर 1 था, सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 5 तक। अगर इसमें कुछ भी ना समझ में आया तो आप बता दें, मैं आपको वो करवा दूँगी। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप 16 डेज़ में पूरी सीआरपीसी कंप्लीट कर लें।